अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान की स्पेशल जश्न आज़ादी ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूज़, आज का दिन 14 अगस्त का दिन, वो दिन जो हम भूल नहीं सकते, वो दिन जिसमें हमारे बुजुर्ग ने इतनी ज़्यादा काविशें की, इतनी अनथक मेहनत की, हिजरत करके इस मुल्क को कहते ना कि मजबूत बनाया, इस मुल्क को मुस्तहकम बनाया। अब हम सबका काम है इस मुल्क को संभाले रखना। तो ये पैगाम मैं दे रही हूँ हमारी यूथ के लिए, ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो कि आज का दिन जो है वो कहते ना कि ऐसे मनाएं जैसे कभी इन्होंने कोई सेलिब्रेशन ना की हो। 78वीं यौम आज़ादी हमें एक पैगाम दे रही है, हमें कौम की यहजियत का एक पैमाना पेश कर रही है हमारे सामने। कौम एक है, कौम मजबूत है, मगर कौम तभी मजबूत होगी जब यकजा होकर किसी एक मुत्तहिद मकाम पर पहुंचेगी। तो वो मकाम होगा हमारी जो आज़ादी है, वो मकाम होगा हमारी जो अनथक मेहनत की जो कोशिशें होंगी, और हमारा जो फ्यूचर होगा वो हमारी यूथ होगी। तो आज का प्रोग्राम जो है उसका बाकायदा हम आगाज करेंगे। और सबसे पहले मैं कहूंगी पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पाक फौज पाइंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहे, हमेशा पाइंदाबाद रहे, हमेशा शादबाद रहे। यही आज पैगाम है। ये पैगाम गली गली कूचों कूचों तक जाएगा, क्योंकि आज बाजार सजे में है, आज हम सब मलबूस हैं। और हमारे जो है ना कि शो का आज इसी तरीके से हम आगाज करेंगे। हमारे साथ हम आपको आज मिलवाएंगे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान के ऐसे बेटे, पाकिस्तान की ऐसी बेटियां जिन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि झंडा जो है मुख्तलिफ ममालिक में लहराया और बताया कि पाकिस्तान किसी जज्बे से, किसी कितना के अनथक मेहनत से कम नहीं है। तो हमारे साथ आज जो हैं होंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं राशिद महमूद साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत की है, बहुत काम किए। इनको आपने स्टेज पे देखा, ड्रामाज में देखा, थिएटर में देखा, और कहते हैं ना कि मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे देखा। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है शबनम मजीद साहिबा ने, जो कि वाकई सितारा इम्तियाज भी हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं। उनके खाते में भी बहुत ज़्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री को बेपनाह उन्होंने अपनी कहते ना कि काविश दी है, उन्होंने बेतरा जो है उन्होंने मोटिवेशन दी है, और अपने गानों के जरिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो दूसरे ममालिक में लेकर गई हैं। और आज भी हम उन तमाम अपने बेटों बेटियों पे फख्र करते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी भी शोबा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो CSS जो हैं उनके टॉपर्स हो। आज हम उन तमाम लोगों से आपको मिलवाएंगे जो कि पसे पर्दा रहकर बहुत कुछ करते हैं, मगर स्क्रीन पे आके वो कैसे लगते हैं, क्या हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो व्यूज, इनके साथ साथ जो हैं हमें नामवर गुलकारा भी ज्वाइन करेंगे, हमें सियासतदान भी ज्वाइन करेंगे, हमें समाजी शख्सियात भी ज्वाइन करेंगे। और आज का दिन हम चाहते हैं कि आप लोग अपने जो तमाम जितने भी मसरूफ़ हैं 2-3 घंटे जो हैं हमारे साथ गुजारें। ये ट्रांसमिशन रहेगी, 3 घंटे तक मुहित होगी, और इस ट्रांसमिशन में लोग हमारे मेहमान आते जाएंगे जाते जाएंगे। और सबसे स्पेशल होता है मिली नगमे। मिली नगमों से जो कहते हैं ना कि एक रौनक मिलती है, एक जज्बा इसार मिलता है, एक कुर्बानी की जो याद ताज़ा होती है, वो तमाम मिली नगमों से होती है। तो आज हम मिली नगमों के भी ऊपर बात भी करेंगे और आपको भी सुनवाएंगे कि जो मिली नगमे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी जज्बे की कहते ना अक्कासी करने में। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगी अपने प्यारे प्यारे मेहमानों का, जो कि बहुत प्यार से आते हैं, हमेशा से हमारा साथ देते हैं, और उनके बगैर हमारे शो जो है वो अधूरे होते हैं। राशिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, और बहुत कहते ना कि तवील अरसा आपने पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को बरकरार रखते हुए बहुत खिदमत सर अंजाम दी हैं। अल्लाह का शुक्र है बेटा, पाकिस्तान शनाख्त है हमारी, हम जिंदा लोग हैं, पाइंदा लोग हैं, हम सबकी है पहचान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। वाह। इस पाकिस्तान ने हमें नाम दिया, शनाख्त दी, भरम दिए, डिग्निटी वकार दिया, इससे ज़्यादा बेहतर और कौन हो सकता है। और आज की ये जो जश्न आज़ादी और वो जो हम एक ख़ास आज का दिन जो है ना, ये पर्टिकुलरली पिछले जो हम 78 बरस से मनाते चले आ रहे, आज कंपैरेटिवली उससे बहुत बेहतर ये दिन वो है कि जिस वक्त हमने दुनिया को बताया कि हम कोई कमज़ोर या वो लोग नहीं है। बिल्कुल। हम अमन चाहते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, प्यार मोहब्बत एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी वो मिले। तो हम लगातार मुख्तलिफ अपने जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दुश्मनों के, जो एक दूसरे से खाम खा के वो रखते हैं, हम उनको कहते थे कि हमें छेड़ना नहीं,
हम तैयार हैं। और फिर हमने उनको विदिन मिनट्स करके दिखा दिया कि देखो इसको हम तैयारी कहते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको रोक दिया गया, सीज फायर हो गए, वरना धुआं निकाल दिया था हमने। बिल्कुल ऐसे। तो आज की जो ये जश्न आज़ादी है ना, ये कुछ हम और जज्बे। अल्लामा साहब का एक शेर है कि मैं बताता हूँ तुझे तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस और रबाब आखिर, पहले ये है। वो हमने करके दिखा दिया सारी दुनिया को। तो आज का जो एक दिन है ये हम कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा जोश जज्बे से बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे इर्द गिर्द जो बैठी हुई ना, माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं और वी आर सो प्राउड ऑफ यू। शबनम मजीद साहिबा, आप ये मुझे बताइएगा कि कौमी दिन के हवाले से कोई ऐसा यादगार परफॉर्मेंस जो आज तक आपको याद रही हो, जब आपने की हो, या कहीं बाहर आप गई हो तो पाकिस्तान डे के ऊपर कोई परफॉर्म किया हो, या अपने वतन में कहीं परफॉर्म किया हो, उसी को याद? अपने वतन में भी पहले तो सबसे पहले मैं आपको जश्न आज़ादी मुबारक, और जितने भी हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं उनको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं तो उसी जोश से गाते हैं तराने। यहाँ भी होता है तो उसी तरह से मनाते हैं। पाकिस्तानी डे हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, कोई भी इवेंट हो तो उसको बड़े दिल से मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से राशिद महमूद साहब ने कहा कि इस पाकिस्तान ने हमें नाम दिया, हमें पहचान दी। बींगे पाकिस्तानी हम जाके परफॉर्म करते हैं वहाँ पे और अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़े फख्र की बात है कि हम पाकिस्तान से, ये माशाल्लाह जो तमगा लगा हुआ है, तमगा इम्तियाज लगाकर आप आई हैं, क्या आपको फख्र महसूस होता है? क्या आपके जज्बात होते हैं जब आप इसको वेयर करती हैं और आप जाती हैं क्राउड में? बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान तो कुछ भी नहीं है, बस ये दुआओं का नतीजा होता है। और जो आप मेहनत करते हैं और वो फिर आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती है। और फिर आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, मैं कहती हूँ कि बड़ी बड़ी मेहरबानी है कि अगर वो किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट करते हैं कि जिसने काम किया है और उसके काम, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको फिर उसका इस तरह से ये कहते हैं कि रिवॉर्ड होता है, एक रिवॉर्ड मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं राशिद महमूद साहब आपके तरफ रुख करूंगी। थोड़ा सा मुझे बताएं कि थोड़ा सा एक जल्दी मुझे बताइएगा कि हिजरत जब हुई थी तो आप कहाँ थे? कोई वाकया आपको याद होगा, कोई ऐसे रिश्तेदार जो वहां रह गए, या कोई सिनेरियो? ये मुल्क है, ये आज़ादी जो है, रब ने जब पहला ह्यूमन बीइंग इस ज़मीन पे उतारा था तो दो एक इम्प्लीमेंट्स फिजिकल उस पर की थी हजरत आदम पे। एक तो ये कि जन्नत से जब उनको ज़मीन पे भेजा गया, मेरे रब ने एक पहले ह्यूमन बीइंग की ये फिजिकल इम्प्लीमेंट्स कर दी कि ए ह्यूमन बीइंग, ए इंसान, तेरा एक्ट जो है उसमें तुझे रिएक्ट मिल रहा है, सो बी पॉजिटिव। और दूसरी जो प्रिविलेज हर ह्यूमन बीइंग को दी वो थी कि तू मादर पिदर आज़ाद है, तो जहाँ भी उतारा गया आज़ादी तेरी मैंने ये दे के भेजा हुआ है। हमें जो आज़ादी मिली ये कोई प्लेट में रख के नहीं मिली है। अल्लामा साहब ने इसका ख्वाब देखा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ख्वाब की तावीज़ दी, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हम सब ने। हम सब के आबा ने बेशुमार जिंदगियाँ जो है हमारी वहाँ जो कुछ हुआ, जो पुराने लोग हैं उन सबको, बच्चों को हम बताते रहते हैं कि ये कैसे कैसे। मैं तो पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन बहरहाल मैंने कभी माना नहीं है। मेरे बच्चों की तरह ये सारे मेरे, ये मेरी लाडली रही है हुमैरा है, और दूसरे ये सारे मेरे सारे के सारे, तुम भी मेरी बेटियों की तरह। बेटे ये पाकिस्तान जो है ये बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला था। मुसीबत ये हुई कि जब बन गया पाकिस्तान है तो वो लोग जो बहुत कुर्बानियाँ दे के आए थे, वो उन्होंने सजदा शुक्र जब अदा कर रहे थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है हम एक आज़ाद ममलिकत में आ गए, तो उस वक्त भी बेशुमार ऐसे अहबाब, बहुत बहुत बड़े नाम हैं, सब शनासा है उनसे। वो जब सजदा शुक्र अदा कर रहे थे वो तब तक इस पाकिस्तान में अपनी अलॉटमेंट्स करा चुके हुए थे, ज़मीनों की फलां की। तो ये हर दौर में होता है और हर मुल्क में होता है, हर जगह अच्छे और भले लोग होते हैं। एक आज़ाद ममलिकत हमें मिली,
लेकिन जो कायदे आज़म का ख्वाब था वो मुख्तलिफ अदवार में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ इस लम्हे मौजूद तक हम आ गए। कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होते हैं, हमेशा रहते हैं। उसका सबसे बड़ा हल जो होता है ना, मेरा दीन भी यही कहता है, मशावरत। हमारे इन बिटवीन बातचीत के जरिए चीजें बदल सकती हैं। मशावरत तब हल होंगे, हम वो नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है राशिद महमूद साहब, बहुत खूब आप बात करें। हम ब्रेक के बाद आपसे मजीद इसे कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान की स्पेशल आजादी ट्रांसमिशन। तो प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो हम आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। आज हमें अपनी रहनुमाई से आगाह करेंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना मौसर है और पाकिस्तान डिफेंस तौर पे कितना कि पॉजिटिव है और क्या रोल प्ले कर रहा है। और उसके साथ साथ हमें हमारी जो है एथलीट फ़ाइका ने हमें ज्वाइन किया है। और फ़ाइका रियाज जो हैं ओलंपिक्स में उन्होंने हिस्सा लिया, पेरिस ओलंपिक्स में गई, पाकिस्तान की उन्होंने नुमाइंदगी की है और 100 मीटर रेस में उन्होंने पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन किया है नुमाइंदगी करके। और वैसे ही वो वापडा से भी खेलती हैं। तो प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो अब जैसे जैसे हमारे साथ हमारे मेहमान आते जाएंगे हम मजीद तारुफ पे कराते जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जो शबनम मजीद साहिबा ने जो मिली नगमा आप लोगों ने सुना होगा, और क्योंकि नगमा का आई थिंक थोड़ा सा ही रह गया था कि हमें कट करना पड़ गया था, लेकिन मैं कहती हूँ कि उससे रिलेट हो गया था। बिल्कुल रिलेट हो गया। परचम कुशाई हमारा परचम आपने परचम के ऊपर जो है वो अपना मिली नगमा जो है पेश किया। लेकिन उससे पहले मैं रुख करूंगी कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब का। सबसे पहले सर आपको वेलकम कहते हैं, आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक जी। आपको जी 78वीं आज़ादी है, आपके ख्याल में 14 अगस्त के दिन क्या पैगाम होना चाहिए? नई नस्ल को कैसे हमें आज़ादी के जज्बे से सरशार करना चाहिए? जी देखिए, नई नस्ल के लिए तो मैं समझता हूँ ये पैगाम है जी कि हमारा मुल्क बहुत कुर्बानियों से बना, और ना सिर्फ कुर्बानियों से बना बल्कि जब से बना है हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं आज तक, आज सुबह तक आप यूँ कह लीजिए। तो अब ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपको अता की, जो कि एक नेमत है, डेफिनेटली हमें उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि नेमत, हर नेमत की कदर करना इंसान पे फ़र्ज़ है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो क्योंकि हम जिस वक्त इस खित्ते में मार्ज़ वजूद में आए तो एक बहुत बड़ा दुश्मन जो था उसने पहले दिन से ही हमें तस्लीम नहीं किया। और आज हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर दी, लेकिन इंडिया ने एक्चुअली हमारा पानी तो 1948 में ही रोक दिया था। और क्योंकि वो जो बैराज थे वो वहाँ रह गए थे और कैनाल्स यहाँ पे नहीं थी, जिसकी वजह से फिर एक कहत की सूरत हाल होगी और एक और लंबी कहानी है। खैर एनीवे, हमारी नई नस्ल को जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी रिवायात हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, उस स्टोरी ऑफ पाकिस्तान को समझना चाहिए और उसको अपने ऊपर अपनाना चाहिए। अब वो जो स्टोरी ऑफ पाकिस्तान है वो बहुत खूबसूरत स्टोरी है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो सोशल मीडिया और जो इन्फ्लुएंस है आजकल नई जनरेशन के ऊपर, वो डेफिनेटली एक ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है। और उस ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बल्कि 90% चीज़ें जो हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन है और वो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी जो है वो डिस्टॉर्ट करते हैं। तो अब ये हमारी वाली जनरेशन का काम है कि अनडिस्टॉर्टेड नैरेटिविटी यंग जनरेशन तक पहुंचाएं और यंग जनरेशन जो है उसको वो अडॉप्ट करे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। वेरी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको पूरा सम अप किया है। तो मैं व्यू करूंगी फ़ाइका रियाज आपकी तरफ। फ़ाइका, आप पेरिस ओलंपिक्स गई, 100 मीटर में आपने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की, क्या आपका जज्बा था, कैसे आपकी ट्रेनिंग रही है, और फिर पाकिस्तान का जब कहते हैं ना कि नेशनल एंथम आप बजा था, क्या आपके एहसास थे? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे लिए पाकिस्तान एक बहुत मैटर करता है। हम उस कंट्री से खेलते हैं। सबसे पहले जब टीम में सिलेक्शन होती है और उसके बाद हमें एक चाहत होती है कि हमें ब्लेज़र मिले पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग हो, पाकिस्तान का परचम हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पाकिस्तान टीम के लिए खेलना, सिर्फ इसीलिए कि हमें पाकिस्तान का झंडा मिले। तो वहाँ पे जाकर जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर ले थे, ओपनिंग सेरेमनी में जब हम थे, पाकिस्तान के फ्लैग के पीछे थे, तो बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट था कि हम अपने पाकिस्तान को एक अदर कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जहाँ तक नेशनल एंथम की बात है तो अरशद नदीम, आप सबको पता है, जेवलिन थ्रो चैंपियन, उनको मेडल सेरेमनी हुई उनकी, तो पाकिस्तान का तराना बजा फर्स्ट पे, लाइक हमारा तराना झंडा जो आस्ता आस्ता ऊपर जा रहा था, इंडिया का सेकंड पे था, थर्ड पे कोई और था। तो लाइक उस टाइम पूरे स्टेडियम में इतना ज़्यादा क्राउड था कि
पूरा मतलब हमारा नेशनल एंथम बज रहा था और इतना प्राउड मोमेंट था कि आंखों से आंसू निकलने लग पड़े थे। मैं वीडियो बना रही थी, मेरे हाथ गूज़बम्स आ जाते हैं। नेशनल एंथम में इतनी हमारे इतनी वो सोवेनिटी है कि हमें गूज़बम्स आ जाते हैं। लेकिन बातों का सिलसिला व्यूज जारी है, आप लोग हमारे साथ रहें। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान की स्पेशल जश्न आज़ादी ट्रांसमिशन। स्टे ट्यून विद अस। न्यू पाकिस्तान की स्पेशल जश्न आज़ादी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। मैं रुख करूंगी सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब का। राशिद महमूद साहब, आप हिजरत की कहानी बता रहे थे। हिजरत आपने कब की, कैसे की, आपके आबा व अजदाद ने थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं। मैं तो पाकिस्तान बनने के 2 बरस बाद पैदा हुआ, फुल बाबा हूँ, लेकिन मैंने कभी माना नहीं और ना कभी स्क्रीन पे आपको मैं बाबा लगा। मेरे पेशेंस, मेरा करिश्मा, मेरी कमिटमेंट, मेरी पार्टिसिपेशन बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे बेटा आबाद जो है बेसिकली उनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से। मेरे ग्रैंडफादर जो थे प्री पार्टीशन इस सब कॉन्टिनेंट में कालीनों के बहुत बड़े डिज़ाइनर थे। उस्ताद गुलाम मोहम्मद नक्काश नाम से आज भी वहाँ है और दुनिया भर में ये चेन उनके स्टूडेंट्स। ये वो है जब हार्ड डिस्क में विजुअलाइज करते थे, ये टेक्निक से नहीं डिजाइनिंग होती। अच्छा। मेरे अब्बा, मेरे फादर जो हैं, उसके बाद वो लिटरेरी हल्का जो है पाकिस्तान ने पूरे दुनिया भर का सब उनसे शनासा है। नाजिश काश्मीरी में बेटा हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह। तीसरा फर्द मैं हूँ, राशिद महमूद। उन जैसा तो मैं नहीं बन सका, लेकिन बहरहाल मेरे रब ने मुझे भी शनाख्त दी। इस मुल्क ने मुझे बड़े भरन माइग्रेट करके वो वहाँ से आए अमृतसर से फिर लाहौर आ गए। मैं पाकिस्तान बनने के 2 बरस बाद मुझे अपनी उम्र बताते हुए खुशी होती है कि इतनी सारी और मैं लेकिन नौजवान हूँ माशाल्लाह। मैं 4 जून 1949 को मेरी पैदाइश हुई थी, तो नाउ आई एम 75 प्लस, उससे भी कुछ महीने ऊपर हो गए माशाल्लाह। मैं बेटा अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये जो कहानियां है ना, ये वाकई समटाइम्स दिल बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम अपनी यूथ को बताने से कब कब कासिर होते हैं कि हमारे अबा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। पता क्या, जब से ये टेक्नोलॉजी आई है ना जी, मेरी यूथ जो है वो तो फ्लैश फॉरवर्ड में है। ये तो तेज हो गई बहुत अच्छा साइन है। मगर ये प्रोग्राम्स जो है ये एक बहुत बड़ी काविश है हमारे चैनल की। लेकिन हमारे उर्दू बाजार के दानिश्वर जो है ना, ये सोशल एक्टिविस्ट। मैं आती हूँ आपके पास, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक का टाइम हो गया है। आप लोग हमारे साथ रहे। वेरी नाइस शबनम मजीद साहिबा। ये स्पेशली गाना जो है उन्होंने पाक एयरफोर्स के लिए आपने भी जी उन्होंने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया था और उन्होंने आज रिलीज हुआ आपका ये गाना। बिल्कुल, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस फॉर सच अ बिग रिलीज। बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी कभी आबिद लतीफ साहब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि भारत की जानिब से हमेशा से हमें खतरात रहते हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, तो पाकिस्तानी कौम और जो फौज है उनका हौसला कैसे बुलंद रहता है हर वक्त? देखिए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हम एक आइडियोलॉजिकल कौम है और हमारी कौम बेसिकली बहुत बहादुर है। फौज उसका माइक्रोकॉस्म होती है, उसी कौम से निकली हुई है और कौम ने कुर्बानियां दी। सबसे पहले तो लाखों लोग पार्टीशन के वक्त वो ट्रेनें, जो कटी हुई ट्रेनें यहाँ आई, लोगों ने अपनी वहाँ पे प्रॉपर्टीज छोड़ दी, तो वो जज्बा था, वो जज्बा ही ज़ाहिर है ट्रांसेंड हो गया हमारी मिलिट्री के कल्चर के अंदर। और फिर हमारी आर्मी के अंदर जो कल्चर है, हमें ये भी पता है कि दुश्मन हमसे 5 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है जो हमारी उनकी जो फोर्सेस हैं। सो जो ट्रेनिंग है उसके अंदर इनग्रेन कर दिया जाता है कि आप डेविड हैं, आपने गोलियत का मुकाबला करना। डेविड छोटा था, गोलियत बहुत बड़ा देव था। सो आपकी मेंटेलिटी ही इस तरह से बिल्ड की जाती है। और फिर प्लस हमारी सर्वाइवल की जंग है। आप जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वो जो उसको मौका मिले कहीं पे भी वो हमें अंडू करने के लिए खुदा ना खास्ता कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ेगा। इसलिए तो कायदे आज़म ने कहा था कि इट कांट, पाकिस्तान कैंट बी अनडन और अनडू। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ करना चाहूंगी, बहुत सी अनटोल्ड स्टोरीज हैं। कुछ रिश्तेदार वहां रह गए, कुछ बहन भाई एक तरफ रह गए, कुछ बहन भाई आ गए और बहुत से किस्म का कैटस्फेयर हुआ। कटी पुटी आपने ट्रेन की बात की है, बहुत माओ ने अपने लखते जिगर को खोया है, तो वो चीजें आज भी नहीं मिल पाई। वीजाज नहीं मिलते, प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग सिर्फ टेलीफोन्स तक महदूद हैं, वीडियो कॉल तक महदूद है। क्योंकि मैं ऐसे काफी फैमिलीज को जानती हूँ जिनके हाफ ऑफ द फैमिली उस तरफ है और हाफ इस तरफ है।
कौन सी कोई पॉलिसी, कोई चीज क्या करना चाहिए सर हमें, क्योंकि एक खून का जो रिश्ता होता है ना, इट्स अबव एवरीथिंग। जी जी, मैं एक छोटा सा जी पर्सनल सी चीज़, मेरे वालिद, जब मेरी बहन छोटी पैदा हुई तो मेरे वालिद हमेशा बहन को बड़ा एक्स्ट्रा, ही वॉज वेरी एक्स्ट्रा लविंग। बहन आती थी छोटी सी तो उठ के खड़े हो जाते थे और उसको बहन साहिबा कहते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, ही डाइड एट द एज ऑफ 79, तो तब उन्होंने मुझे बताया, और वो आखिरी दिन तक उनकी एक बहन थी जो 5 साल की थी। जब वो माइग्रेट कर रहे थे इंडिया से तो उसको उनकी जो बहन थी उनको सिखों ने मर्डर कर दिया था। तो वो आज तक, जब तक उनकी डेथ हुई, वो उसको याद करते थे, अपनी बहन को जो छोटी 5 साल की थी। तो बहुत कुर्बानियाँ जी, और वो लेगेसी हमारे पास है। वो अब वो उन फैमिलीज़ को जो डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं या जो रिलेटिव्स उस तरफ हैं या जो इस तरफ हैं, देखिए पाकिस्तान तो वी वांट टू लिव इन पीस, लेकिन अब जो एक्सट्रीम गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट और जो एक्सट्रीम हिंदुत्व पॉलिसीज़ की हैं, वहाँ पे तो हेट्रेड है, एब्सोल्यूट हेट्रेड है अगेंस्ट मुस्लिम्स, एब्सोल्यूट है। वो तो आपको और मुझे जो है वो तो इन्वेडर्स का रिश्तेदार कहते हैं, और वो तो ये समझते हैं जिनको, एंड रॉन्गली सो, बिकॉज जो इन्वेडर्स थे उनको वो एज ए विलन डिपेक्ट करते हैं। तो बहुत मुश्किल है उस तरह से तो रिकंसाइल करना, लेकिन हम इस तरह ज़रूर रिकंसाइल कर सकते हैं कि जो लोग यहाँ आ गए, जो लोग माइग्रेट करके आ गए हैं, अब पाकिस्तान शुड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो तरक्की करे, हम अपनी इकोनॉमी पे जोर दें, और जो कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, विच ऑल्सो इंटेल्स फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी, इन सारी सिक्योरिटी का जो कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, और वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब हम, जैसे अभी सर कह रहे थे कि हम, हमारी जो यूथ है, क्योंकि अब उन्होंने स्टीयर करना है इस शिप को, तो उनको हम उनको जो कॉन्सेप्ट ट्रेन करना है जी, और हमारा बोझ वो उठाएं। वो जो पाकिस्तानी स्टोरी है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू देम, जिसमें किसी की 5 साल की बहन शहीद हुई, किसी की वालदा को किया गया, किसी का भाई नहीं आया, किसी की इस तरह से लोग अभी भी लोग उनको डिवाइडेड फैमिलीज हैं जी। और इस सबसे दैट स्पिरिट एंड दैट स्टोरी, क्योंकि ये जो स्टोरी है हमारे पार्टीशन की, लोग हॉलोकॉस्ट को याद करते हैं, लोग जूस जो हैं आपने देखा, और भी लोग बातें करते हैं, लेकिन कमेमोरेट करते हैं, अनटोल्ड स्टोरीज को कमेमोरेट करना चाहिए। तो हमारी तो शहादत पार्टीशन से पहले से शुरू होती है, बिल्कुल सर। वी शुड स्टार्ट आवर स्टोरी फ्रॉम देयर एंड देन that should be converted, that should be transferred to our youth. बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बिल्कुल वेल सेड सर। मैं चलूंगी फाइका के पास। फाइका, मुझे बताइएगा, पेरिस ओलंपिक्स में आपने शिरकत की, सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था वहाँ, और मुझे ये बताइएगा कि जब आप 100 मीटर रेस में हिस्सा ले रही थी, तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल एथलीट है वो कौन सी कंट्री का था? जब मैंने अपनी रेस लगाई तो मैं हीट में, यानी मैंने अपनी हीट लगाई थी, लेकिन जो मुझे वहाँ पे सबसे अच्छी एथलीट लगती थी, जिसको मैं फॉलो करती थी, वो जमाइका की है, शैली। लेकिन वो फाइनल में उसने रेस नहीं लगाई, उसने विड्रॉ कर दिया। तो जो सेंट लूसिया की है एफेड, वो जीती थी, उस चैम्पियन हुई थी। लेकिन मैंने वहाँ पे इतने आपको ये सोच के गई थी कि मैंने वहाँ पे लोगों से सीखना है, जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती, जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं है, मैंने वो वहाँ सीखनी है, ताकि यहाँ आकर मैं अपने जूनियर्स को भी बताऊँ कि मैंने वहाँ ये सीखा है और आप भी इस पर अमल करें, ताकि हम यही टेक्नोलॉजी मतलब उसी को अफोर्ड करें, ताकि हम आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्या सीखा आपने? मैंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, जैसे हमारी स्टार्ट्स की प्रॉब्लम होती है, हमें कोच का मतलब कोच को या किसी को कहना पड़ता है कि हमें स्टार्ट दें, वहाँ पे वो फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन पे स्टार्ट लगा देते हैं, ऑन योर मार्क सेट एंड फायर, तो उसके थ्रू निकलते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जिम की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, डिफरेंट मशीनरीज हैं जो कि यहाँ पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं है। फूड भी डिफरेंट होता है, डाइट का कोई प्लान होता है? वहाँ पे हर किस्म के डाइट, यानी अगर डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, आपने जो खाना जो बनाना आपको खुद मतलब करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है हमें पका पकाया मिल जाता है, जो वही देसी सालन। अच्छा, वो न्यूट्रिशनल लेवल होता होगा ना कि किसके अंदर फैट्स हैं, किसके अंदर ज़्यादा कार्ब्स हैं। तो एक एथलीट के लिए कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है? जितनी मतलब उसने कैलोरीज बर्न करनी है ना, उतनी उसको ज़रूरत होगी। वो डिपेंड करता है ग्राउंड के अंदर के, ग्राउंड में अगर वो कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये ज़रूरी होता है कि आप बड़े स्लिम स्मार्ट हैं तभी आप रेस में हिस्सा ले सकते? क्योंकि मैंने देखा काफ़ी जो अफ्रीकन साइड है वो काफ़ी हैवी होती है और वो रेस ज्यादा अच्छे तरीके से जीती है। अफ्रीकन्स जरूरी नहीं हैवी हैं, कुछ वो भी होते हैं लॉन्ग रेसर्स जैसे। हाँ। वो उनके अंदर बिल्कुल फैट नहीं होता, वो बिल्कुल स्लिम से होते हैं, लाइक स्टिक।
और जो स्प्रिंटर्स हैं उनके मसल्स स्ट्रेंथ वाइज वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे थ्रोअर्स हैं वो काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो डिफरेंट इसमें एथलेटिक्स में डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेनिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब अपनी बॉडी मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा, पाकिस्तान में आप क्या समझती हैं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है? जो चीज़ें आप वहाँ से सीख कर आई हैं, पाकिस्तान में किन किन चीज़ों की कहते हैं ना कि ज़बूहालिया या बेहतरी की ज़रूरत है? जैसे हमारा आज यूथ का ज़माना है, तो मैं यही कहूँगी ग्रास रूट लेवल से अगर हम इन चीज़ों को शुरू करें, मतलब बच्चों को सिखाएं, ताकि वहीं से उनकी बेस बने, और बेस बनेगी तो आगे जाकर मतलब इंजरीज़ भी अक्सर हो जाती हैं, उनको भी मेंटेन कर सकते हैं अगर अच्छी बेस बनी हो। तो स्कूल लेवल से ही शुरू करना चाहिए कि उनको सिखाएं, वहाँ पे कोचेज़ रखें। हमारे स्कूल लेवल्स पे मतलब मैं काफ़ी स्कूल्स गई हूँ, वहाँ पे ज़्यादा पीटी करवाते हैं या इस तरह की छोटी मोटी गेम्स करवाते हैं, लेकिन फोकस नहीं रखते ज़्यादा गेम्स के ऊपर। बहुत कम स्कूल हैं, जैसे क्रीसेंट है, बीकन हाउस है, इस तरह के जो स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे स्पोर्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। बट बहुत से हमारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जिन पे बिल्कुल इस फोकस नहीं किया जा रहा। और हाँ, अगर हम बच्चों पे फोकस करेंगे वही आगे आकर परफॉर्म करेंगे। यूथ है, टैलेंट है आपका, आपको टैलेंट के साथ ही लेके आगे चलना है अगर आपको इंटरनेशनली अपने आप को बेहतर बनाना है। कर्नल साहब का लास्ट मैसेज देना चाह रहे हैं आज जश्न आज़ादी, 78वीं जश्न आज़ादी के मौके पर, आप क्या आपका मैसेज है? जी देखिए, हम तो मैं जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हम एज ए कॉम हम बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस पूरे रीजन में चेंज हो रही है। हम 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं, जो कि खुद एक डिसरप्टिव सेंचुरी है, जिसमें टेक्नोलॉजी हर 8 हफ्ते के बाद चेंज हो रही है। फिर आप जो यूथ की बात कर रही थी, यूथ को अलाइन रखना हमारी आइडियोलॉजी के साथ, हमारी जो कंट्री की जो आप कह लीजिए ऑब्जेक्टिव है उनके साथ, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमें अपने जो गार्ड्स हैं जी, एज़ फार एज़ आर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो हमें कभी लोअर नहीं करने चाहिए, क्योंकि मिलिट्री में हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये बहुत एक मुश्किल काम होता है कि अगर एक फ़ौजी को वो लड़ ना सके, वो रिस्पॉन्स ना कर सके, तो वो आई मीन अगर जंग वन साइडेड हो, तो इंडियन आर्मी जो है इस वक्त ये समझ रही है कि जो मार का हक था, और था भी ऐसे ही कि ये वन साइडेड था, पाकिस्तान ने हमें लड़ने ही नहीं दिया, क्योंकि दे केम सो स्विफ्ट, दे केम सो ओवरवेलमिंग, और वो 4 घंटे 6 घंटे के अंदर whatever they did, and then the game was over. But because they have morals, they have values, they have, so they are bruised. Expertise. Yeah, once they are bruised, तो वो बदले की कोशिश करेंगे, वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो जब हमने कुछ भी नहीं किया था तब भी नहीं भूले थे। तो अब तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह एक फतह दी है, तो इसलिए हमें अपने गार्ड स्लोअर नहीं करने हैं जी, ना एज ए नेशन, ना एज ए आर्म्ड फोर्सेस, एंड ना एज ए पीपल, and not as a youth, not as a youth जी। थैंक यू सो मच कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई दजियाकार, हमारे साथ इस प्रोग्राम पे थे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, मेहमानों का सिलसिला जारी है, हमें एक नई मेहमान जो है हमें ज्वाइन करेंगी, और भी बहुत से मेहमान हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन छोटी से ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ हमारे साथ रहें। न्यू पाकिस्तान की स्पेशल आज़ादी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों का सिलसिला जारी है। अभी जिन गुलकारा ने हमें ज्वाइन किया है, आप उनको नाम पहचानते भी हैं, देखते भी हैं। मौसीकी का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पहचान है। जब वो स्टेज पे आती हैं तो दिलों की धड़कनें जो होती हैं वो रुक भी जाती हैं, और कभी कभार तेज़ भी धड़कना शुरू हो जाती हैं। तो मैं इन्वाइट करती हूँ हुमैरा अरशद साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको जश्न आज़ादी मुबारक, और 78वीं आज़ादी है, और पता है आपसे तो हम वैसे ही बहुत कुछ सुनते हैं, मगर आज आप क्या कहेंगे आज़ादी के मौके पर? मैं जश्न आज़ादी है, और आज़ादी सिर्फ मुल्क ही आज़ाद होने का नाम नहीं है। आज़ादी हर शख्स का हक है, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका हक है कि वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारे। और जिस माशरे में हम रहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये आज़ादी का असल मफ़हूम ये है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे, इसी का नाम आज़ादी है। लोगों की ज़िंदगियाँ ना गुजारे, अपनी ज़िंदगी गुजारे, कि वो अपनी मर्ज़ी से खाए पिए, उठे बैठे, जहाँ मर्ज़ी जाए आए, जो मर्ज़ी करे। ये है असल में आज़ादी। जैसे मैं खा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कैसे बचपन में कैसे आज़ादी सेलिब्रेट करती थी आप,
और अब की आजादी में कितना फर्क है, क्योंकि अब जनरेशन गैप भी आ चुका हुआ है जी। दो अलग अलग, एक एआई का दौर था, एक हमारे हाथ से काम करने का दौर था। बचपन में हम लोग भाई वो झंडियाँ लेके और आटा जो है वो लेके तो गली से जाया करते थे और कभी कभी गिर भी जाया करते थे, चढ़ते थे दीवारें और इस तरह बहन भाइयों के साथ, और जो भी मोहल्ले में हमारे दोस्त या सब होते थे उनके साथ, तो बड़ा मज़ा आता था। और अब की जो है आज़ादी वही मोबाइल वाली इलेक्ट्रॉनिक की आज़ादी है, बस जश्न आज़ादी मुबारक, वही एआई वाली आज़ादी है, तो दोनों का एक अपना मज़ा है मुझे लगता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि कोई कौमी नगमा जो गाते हुए बाकी आपको लगे, कोई जज्बात एहसास पैदा होते हैं, क्योंकि आप बहुत ट्रैवल करती हैं जी। और ट्रैवलिंग के साथ साथ ये जो पाकिस्तान डेज के ऊपर तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान होते ही नहीं, बिल्कुल तो हमारे शो का हिस्सा बन गई, बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। तो ये मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे मिली नगमे आपने गाए हैं या कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो जिनको आप शेयर करना चाह रही हो? मोमेंट बस यही है कि जहाँ भी हम जाते हैं, जब अपने वतन का कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सारे जहाँ जो हमारे जैसे हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, तो जो हमारे फैंस होते हैं या जो शोज़ में आते हैं, तो कभी कभी जब पाकिस्तान का हम लोग तराना पढ़ते हैं तो लोग जो हैं वो रोना भी शुरू कर देते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि गले लग लग के रोते हैं। अभी रिसेंटली मैं डेनमार्क गई थी, तो डेनमार्क में और बेल्जियम में दो ख़वातीन थी, तो वो बड़ा ज़्यादा मुझे गले लगा के ना रोने लग गई। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने फिर मुझे थोड़े से कुछ बताए कि भाई हमें कोई 10-15 साल हो गए हैं पाकिस्तान गए हुए। जो लोग जाहिर है वहाँ पे जाते हैं और उस तरह नहीं जा पाते, एक तो फाइनेंशियली भी काफ़ी जो लोग हैं वहाँ पे, हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे बैठ के कि वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत अमीर हैं, ऐसे हैं, पता नहीं। हाँ, तो वो उन्होंने मुझे एक रीज़न बताया, बड़ा मुझे वाकई में मुझे भी लगा कि ये बड़ा जेन्युइन रीज़न है, क्योंकि जब छुट्टियाँ आती हैं या जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो सारी एयरलाइंस की टिकट्स जो हैं वो बहुत हाई प्राइस हो जाती हैं। तो जिनके 2-2 4-4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या मियाँ बीवी ने जाना है, तो वो टिकटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो कई लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर जब अपने वतन का नाम सुनते हैं तो या हम लोग जब जाते हैं तो वो कहते हैं हमें ऐसा ही लगता है जैसे हमारे रिश्तेदार आ गए या हमारी फैमिली आ गई है। तो ये थोड़ा सा मतलब होता है, फिर हमें भी बड़ा बिल्कुल होता है अपने लोगों के लिए, हमारे अपने ही लोगों के लिए तो जा रहे होते हैं, बिल्कुल जा रहे होते हैं, और वो अगर इस तरह परेशान हो या कुछ भी तो फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है। जबरदस्त आपने वाकयात बताए हैं। बिल्कुल हमें ऐसे ही लगता है कि भाई जो बाहर बैठे हुए बहुत डॉलर्स कमा रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मतलब उनकी जिंदगी हमसे ज्यादा टफ होती है। राशिद महमूद साहब, आप बताएं कि जिंदगी तो टफ है, लेकिन आपने इतनी टफ जिंदगी को कैसे आसान बनाया? फिल्म्स पे काम किया, थिएटर में काम किया, रेडियो पे काम किया, अभी तक काम कर रहे हैं, जद्दोजहद आपकी चल रही है, तो क्या देना चाहते हैं नस्लों को, क्या बताना चाहते हैं, और पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? एक शेर से अपनी गुफ्तगू तेरे सवाल का जवाब शुरू करता हूँ कि जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, तादम मर्ग हमारा ये सफर बाकी है। हम अनथक लोग हैं, हम थकने वाले लोग नहीं है बेटा। वी आर कमिटेड पर्सन। मुझे आज से 48 बरस पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में जॉब ऑफर हुई थी। अकमल अलीमी साहब, बड़ा मोतबर बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, वो हुआ करते थे मेरे अब्बा के दोस्तों में। तो वो मेरा रेडियो का पीरियड था, अभी मैं स्क्रीन पे नहीं आया बात। तो उन्होंने बुलाया मुझे, मैंने कहा जी मैं बताता हूँ। 5 दिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया अपने अब्बा को। 5वें दिन यार उनका फोन आया, तो वो कहते वो ऑप्शन खत्म हो जाएगी जो मेरे इख्तियार में, तो बताओ ज्वाइन करो। मैंने कहा बाबा मैंने नहीं जाना। तो उनके लिए हैरानगी का जेस्चर था कि आज भी करिश्मा है कि मैं किसी सामने, मेरा करिश्मा अपने अंदर कुछ है। मैंने कहा बाबा मुझे शनाख्त अपनी जमीन पे चाहिए। अल्लाह ने मुझे शनाख्त भी दी, भरम भी दी, डिग्निटी भी दी, वकार भी दी। अब हम सारे के सारे ये जो तेरे आर्टिस्ट बैठे, हम सारी दुनिया भी फिरते हैं, अवार्ड्स भी लेते हैं, जाके अब्रॉड से भी हमें मिलते हैं। और उसके अलावा ये कि अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, हम दुनिया के हर चैनल पे अपने घर पे स्काइप पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये मुल्क जो है ना बेटा, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कुर्बानियों से मिला हुआ है। हमारी शनाख्त, हमारी रहतल, हमारा कल्चर, हमारी अक़दार, हमारे लोग, हमारा रिलीजन, हमारी सराउंडिंग,
हमारे रस्म, ये हमारा फख्र है इस दुनिया में। अब्रॉड जब हम कहीं भी चले जाएंगे, जाके एम्पायर बना लो यार, तुम वहां फॉरेनर हो, तुम्हारी जन्मभूमि ये जमीन है। आप कहीं भी जाओ, अपनी स्किल मल्टीप्लाई करते चले जाओ, करते चले जाओ। बड़ी अच्छी बात है, आप अफोर्ड करते हो, सारी दुनिया में अपने बच्चों को भेजो, डिग्रियाँ लेके आओ, लेकिन अपनी स्किल जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे हो जाओ, तो ये हमारी बेटी है ना, जाके फिर के आई और इसने पाकिस्तान और बैठी हुई, यही आपकी स्किल को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। रहेंगे आप पाकिस्तानी हमेशा, दुनिया के जिस कोने में भी जाएंगे। तो हमने ऐसा ही किया बेटा, लाइफ इज ए सिंपली टेक वन, देयर इज नो टेक टू, दूसरा शॉट तो है ही नहीं है। तो फिर जो भी हमें कोशिश तो की है हमने, 100 तरह की आइडियोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं जिंदगी में, सारी पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, तो उसमें ये है कि कहीं कोई कैथारसिस भी आप कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे। मैं देखता हूँ ना हमारे ये सोशल मीडिया पे बाज लोग दूसरों का किया धरा भी हमारे जिम्मे डाल के, तो हमें भी उसमें पता नहीं क्या क्या बेहूदगियाँ कर रहे हो। तो मैं उन सबको कहता हूँ कि बेटा ये उर्दू बाजार के दानिश्वरों से बचो, कुछ नहीं है इनको, किसी को कुछ नहीं आता, ये सारे इनके हाथ से कागज और वो छीन लो, बर्ट्रैंड रसल सिखाएंगे, मैक्सम गोर्की सिखाएंगे, ये बताएंगे। हम यार पढ़े लिखे जो सबको पता कौन है। अरे उनको ये भी बताओ, मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है कि उच्चा ना रखाया जिसने चूल्हे दे विच सड़िया, उच्चा ना रखाया जिसने चूल्हे दे विच सड़िया, नीमा होके लंग मोहम्मद लंग जाएगा। अंडियो गर्दनों से ये सरिये निकाल दे, बिल्कुल ऐसा ही है, रब की मखलूक और सब। मैं आपके शेर सुनने की रुकी हुई थी, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं हम। हमारे मेहमान जो है हमारे साथ रहेंगे, आप लोग भी हमारे साथ रहें। बहुत खूबसूरत, इतना कितना कि भंगड़ा, इतना लेवल, इतना जोश, आज कितना जश्न आज़ादी है। और हुमैरा जी आपका गाना हमेशा ऐसे होता है, आपका मिली नगमा भी हो तो वो भी इतना जोश बिल्कुल ऐसे ही है के साथ होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है जरा जोश वाले गाने गाना। हाँ, तो वैसे फिर ऑडियंस तो वैसे ही इतना कहते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, लोग जो है वो रिस्पांस देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कॉन्सर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, आज के दिन भी बहुत से कॉन्सर्ट्स डिफरेंट जगह पे हो रहे हैं, पूरे मुल्क में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। तो कॉन्सर्ट्स का जो रुझान है वापस आ गया है, क्योंकि कुछ अरसे से कॉन्सर्ट्स बिल्कुल बंद हो गए थे, क्या कहेंगी? मेरे तो 2 कॉन्सर्ट्स कैंसिल हुए, मैं तो अभी कुछ नहीं कहूंगी। आज भी था, कल भी था। तो मेरे तो कोई 3 जो हैं, 11 को भी था और फिर ये वाले नहीं 9 को था और ये था, तो पता नहीं कॉन्सर्ट्स हो गए, बाकी सबके हुए, मेरे नहीं हुए। अच्छा, तो बीच में से कुछ मेरा ख्याल है कैंसिल भी हुए, लेकिन होना चाहिए, लोगों को सॉफ्ट इमेज जो है वो देना चाहिए पाकिस्तान का, और लोगों की इंटरटेनमेंट का लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बिल्कुल कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इंटरटेनमेंट ये है कि बस गाड़ी में बैठे बच्चों को लेके खाना खा लिया, बस यही पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट है कि जब कोई गमजदा हो तब भी खाना खा लिया, जब कोई खुश हुआ तब भी खाना खा लिया, बस खाना खाना खाना। लेकिन लोगों के मेंटली जो है उनको स्ट्रेस फ्री होने के लिए जो इस तरह की कल्चर एक्टिविटीज़ हैं या मौसीकी है या इस तरह का आर्ट से मुतालिक कुछ भी चीज़ें हैं, उसके लिए ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बहुत अच्छी बात की है। और अच्छी बात के साथ मैं एंडिंग नोट दूंगी शबनम मजीद साहिबा को, जिनको अपनी मसरूफियत की वजह से जाना पड़ गया, तो उनको हम खुदाफिज कहते हैं, उनका थैंक यू भी कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और मजेदार किस्म के मिली नगमे गाया। तो मिली नगमे गाने ये कहते हैं ना कि आपके जोश और आपके वलवले को मजीद उजागर करते हैं। ऐसी इंटरटेनमेंट वाकई होनी चाहिए, जिस तरह हुमैरा जी ने भी कहा और हमारे साथ महमूद साहब बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि इंटरटेनमेंट जो होती है इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो लेकिन ये कि मेहमानों का सिलसिला भी जारी रहेगा, आपको मजीद इंटेन करेंगे। हमारा शो जो है आज 12 बजे तक है और इसके साथ पूरा दिन ही ट्रांसमिशन चलती रहेंगी, मगर छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।